हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे एग्ज़ाम्स, हरियाणा के एग्ज़ाम्स तथा रेलवे से एग्ज़ाम को देखते हुए और बच्चों की डिमांड को देखते हुए हमने हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस नाम से चैनल स्टार्ट किया था। और उस पर हमने साइंस की जो पिछली क्लास ली थी, उसमें हमने विज्ञान के इंट्रोडक्शन को, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने समझा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, तथा साइंटिस्टों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने विज्ञान पर अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। और उसके बाद में हमने विज्ञान का सिलेबस लिखा था कि जो हमारे एग्जाम में साइंस से जिन जिन टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सिलेबस को हमने लिखा था। तो फिर हमने विज्ञान को तीन ब्रांचों में विज्ञान को डिवाइड किया था: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान। और आज हमारी क्लास नंबर साइंस की पिछली इंट्रोडक्शन क्लास थी, तथा आज हमारी फर्स्ट क्लास है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वह कोशिका होता है। तो कोशिका, ये हमारा जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है। तथा यहाँ से हम रेगुलर अपने टॉपिकों को, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान का, हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट सिलेबस को, वह हरियाणा सीईटी तथा हरियाणा के मेंस एग्जाम, एसएससी, रेलवे एग्जाम, वे सारे एग्जामों में आप विज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इस प्रकार से हम आपको कंप्लीट टॉपिकों को प्रोवाइड कराएंगे हमारे चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह कोशिका चैप्टर है। तो बच्चों, जो कोशिका है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए? तो जितने भी जीव जंतु होते हैं वे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका इस प्रकार से हम समझें कि जिस पर हमारा जो शरीर होता है, चाहे वह हमारे हाथ हों, पैर हों या बाल हो, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, वे सभी अंग, चाहे वह इंटरनल ऑर्गन हो हमारी बॉडी का या कोई एक्सटर्नल ऑर्गन हो हमारी बॉडी का, तो सभी अंग हमारे शरीर के वे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस वजह से जो कोशिकाएं हैं, इनको समझना, इनकी संरचना को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें कोशिका के बारे में पता चल गया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और इन अंगों का क्या काम होता है, कोशिका क्या कार्य करती है हमारे शरीर के लिए, अगर हमने कोशिका की डिटेल की पता चल गया, तो हमें यह पता चल जाएगा कि एक सजीव किस प्रकार से, एक सजीव कार्य करता है, किस प्रकार से रह पाते, मतलब एक श्वसन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, उत्सर्जन कैसे करता है, जनन कैसे करता है। तो हमने तो कोशिका को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और एवं कार्यात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमारा हाथ है, अगर हमारे जो बॉडी होती है, इसमें ट्रिलियनों कोशिकाएं पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ से अगर थोड़ी सी स्किन को भी लें, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इनमें से बहुत सारी कोशिकाओं में से जब हम एक को देखते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं शरीर में, इनके अगर इनको यहाँ चोट लग जाए, तो हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं ये कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए कोशिकाओं के, हमारी उंगलियों के द्वारा हमारी उंगलियां सही प्रॉपर तरीके से कार्य करें, इसके लिए कोशिकाओं का सही होना जरूरी होता है। तो कोशिकाएं क्या है? तो कार्यात्मक इकाई है हमारे शरीर की। मतलब अगर हमारी उंगलियों की कोशिकाएं की जो, मतलब ये डैमेज हो जाए, ये चोट लग जाए यहाँ पर उंगलियों में, तो कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी। अगर कोशिकाएं डैमेज हो गई तो हमारी उंगली ये प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई कहा गया है। दूसरा, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है। दूसरा, अब हम इसकी संरचना, सबसे पहले हमने इसको कोशिका की इंपॉर्टेंस देखी कि अगर हमारे शरीर में, शरीर की उंगलियों की जो कोशिकाएं हैं, अगर ये सही हैं, और तो ये हमारी उंगलियां प्रॉपर तरीके से काम करती रहेंगी। अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो हमारी उंगलियों की जो लुक है, जो बनावट है, वे बिगड़ जाती है। इसीलिए कोशिकाओं को संरचनात्मक, हमारी जो पूरी बॉडी बनी हुई है, हमें इस प्रकार से हमारी संरचना साफ सुथरी दिखाई दे रही है, वे किस वजह से? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वे सही हैं। अगर ये डैमेज हो जाए, कोई हमारे चेहरे की कोशिकाएं अगर डैमेज हो जाए, तो हमारा चेहरा भद्दा हो जाता है, तथा तथा मतलब उसकी जो संरचना है वे बिगड़ जाती है। और अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं सही है, तो हमारे शरीर के सारे अंग प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर के जितने भी अंग है, चाहे वह आंतरिक अंग हो हमारे शरीर के,
या बाहरी अंग हो जैसे हाथ पैर उंगली, ये तभी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे जब हमारी कोशिकाएं सही सही हों। और ये कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोम, जब एक कोशिका के अंदर सारे अंग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तभी हमारी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। इसलिए कोशिका का सही होना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो कोशिका वर्ड है, ये जो सेल शब्द, ये आया कहाँ से है। जो सेल है, जो सेल वर्ड है, ये साइटो शब्द से आया है, और साइटो लैटिन भाषा का शब्द है। जो सेल है ये साइटो या हम सेला, इन शब्दों से ये आया हुआ है। ये लैटिन भाषा के शब्द है, यहाँ से जो सेल शब्द आया है। और सेल, साइटो का मतलब होता है एक छोटा कमरा। साइटो का मतलब क्या होता है, एक छोटा कमरा। तो जब एक सेल को पहली बार देखा गया था, जब सेल को, कोशिका को पहली बार देखा गया, तो ये एक छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं हमें दिखाई दी थी जिस साइंटिस्ट ने इनको देखा था। तथा ये अब यहाँ तक हमने देखा कि जो सेल है ये सेला या साइटो शब्द से आया है, सेल वर्ड। और साइटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है छोटा कमरा। अब हम देख, जो सेल है ये एक छोटे जब इसको पहली बार कोशिका को देखा था जिस साइंटिस्ट ने, उसको ये एक छोटे कमरे जैसी संरचनाएं दिखाई दी थी, छोटे कमरे जैसे आकृति दिखाई दी थी, इसीलिए वहां से ये शब्द आया है। इसलिए उसने इसको साइटो कहा था। साइटो मतलब एक छोटे कमरे की तरह, छोटे कमरे के जैसी आकृति। तो इसलिए उस साइंटिस्ट ने इसका नाम साइटो रखा। धीरे धीरे जैसे समय चेंज हुआ, लैटिन भाषा का जो प्रभुत्व था, जो एक जर्मन लैंग्वेज थी, वो इसका धीरे धीरे इसका प्रभुत्व खत्म हो, सॉरी, ये लैटिन भाषा ये एक इटली की भाषा थी। धीरे धीरे इस लैंग्वेज का प्रभुत्व खत्म होने लगा, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभुत्व जमने लगा। तो इसके बाद इस साइटो शब्द को चेंज कर दिया गया और इसको सेल रखा गया। सेल एक इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ इस प्रकार से ये सेल वर्ड आया है। उसके बाद हम इसकी खोज को देखते हैं कि कोशिका को पहली बार किस साइंटिस्ट ने इसको पहली बार देखा था। तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, इनको लेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसकी जो खोज है कोशिका की, इसमें भी एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है कोशिका की खोज में। तो इसमें क्या है कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, ये इनको लेंस जो होते हैं, दर्पण लेंस जो होते हैं, उनसे किसी भी वस्तु को देखने में, मतलब ये देखते रहते थे। कोई भी वस्तु सामने रखी होती थी, उसको लेंस की मदद से उसको देखते रहते थे। तो लेंस क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को जो प्रतिबिंब होता है उसको आवर्धित कर देती है। आवर्धित, मैग्नीफाई करने का मतलब है उसको उसके साइज को इंलार्ज करके हुए दिखाती है लेंस। तो ये क्या करता है रॉबर्ट हुक, इनको एक रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, वहां पर इसको कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक जब उस रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक क्यूरेकस सबर नाम का एक प्लांट था, क्यूरेकस सबर, क्यूरेकस सबर। इस प्लांट की ये छाल लेते हैं, उस छाल का नाम था कॉर्क, कॉर्क की लकड़ी। इस लकड़ी को अपने लेंसों की मदद, ये 2-3 लेंसों को जोड़कर उसकी जो आवर्धन क्षमता थी उसको बढ़ा देते हैं। ये रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, 2 या 3 लेंसों को जोड़कर, इन लेंसों को जोड़कर इससे क्या होता है, 2-3 लेंसों से जुड़कर इनकी जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन पावर है, वे बढ़ जाती है। इससे क्या फायदा होता है, कोई भी चीज कई गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। तो इनको जोड़कर इन लेंसों को जोड़कर ये एक वे बना देते हैं, सूक्ष्मदर्शी, एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करते हैं। तो पहली बार जो सूक्ष्मदर्शी का, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। रॉबर्ट हुक जब ये सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, तो इस सूक्ष्मदर्शी की मदद से फिर ये कॉर्क की लकड़ी जो थी, ये किस प्लांट की कॉर्क की लकड़ी थी, ये सबर, क्यूरेकस सबर नाम का प्लांट था। उस प्लांट की एक लकड़ी लेते हैं, कि उस लकड़ी का नाम था कॉर्क की लकड़ी। इस लकड़ी के ये छोटे छोटे स्लाइस बनाते हैं। इस लकड़ी के क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लाइस बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इसने बहुत सारे टुकड़े बनाए, और अब इन सब टुकड़ों को इस जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था इसने,
उस सूक्ष्मदर्शी में इन टुकड़ों को देखता है। तो इसको, इन टुकड़ों को जब ये देखता है तो इन्हें क्या है कि इस प्रकार की संरचनाएं इनको दिखाई देती हैं। रॉबर्ट हुक को इस प्रकार की संरचनाएं इन कॉर्क की लकड़ियों में दिखाई देती हैं। कॉर्क की लकड़ी, इस कॉर्क की लकड़ी में इसको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। तो रॉबर्ट हुक इनको अलग अलग नाम देते हैं। रॉबर्ट हुक कहते हैं कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति है। जो कॉर्क की लकड़ी उसको जब एक सूक्ष्मदर्शी में देखता है तो रॉबर्ट हुक वे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं, उनको एक बक्सेनुमा जैसी संरचनाएं रॉबर्ट हुक को ये दिखाई देती हैं। तो रॉबर्ट हुक इसको अलग अलग नाम देता है इन संरचनाओं को। ये कहता है कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है, फिर ये कहता है कि ये एक बक्सेनुमा जैसी संरचना है। तो इनको लोगों ने अलग अलग नाम दिए कि ये एक बक्सा जैसी संरचना है, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है। फिर ये देखता है कि ये एक छोटा कमरा से जैसे दिख रहा है, कि छोटा कमरा जैसी आकृतियां हैं। ये सारे ऐसे लग रहे हैं एक छोटा कमरा बहुत सारे छोटे कमरों से मिलकर हुई ये आकृति। तो एक कोशिका को जब ये देखता है तो उसमें बहुत सारे एक छोटे छोटे कमरे से जैसी आकृति उनको दिखाई देती है। तो ये छोटा कमरा जैसी होने की वजह से इसका नाम रख दिया जाता है साइटो। इसका नाम क्या रख दिया जाता है? छोटे कमरे जैसे दिखाई देने की वजह से इसका नाम साइटो रख दिया जाता है। साइटो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। तो इसके बाद अब इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिका देखी थी, ये एक लकड़ी के अंदर उन्होंने देखी थी, कॉर्क की लकड़ी में लिए देखी थी। और जो कॉर्क की लकड़ी थी ये सब क्यूरेकस सबर प्लांट से प्राप्त हुई थी। तथा ये जो कोशिका उन्होंने देखी कॉर्क की लकड़ी में, ये एक निर्जीव कोशिका थी। ये एक निर्जीव कोशिका थी। तो ये कोशिका की खोज के पीछे की जो कहानी है वह यह है कि पहली बार, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये एक निर्जीव कोशिका उन्होंने देखी थी कॉर्क की लकड़ी में, ये सन 1665 के अंदर उसने देखी थी। तो अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पहली बार जो कोशिका शब्द है उसका उपयोग किसने किया था? पहली बार जो कोशिका शब्द है ये किसने उपयोग किया था? क्योंकि पहली बार कोशिका को देखा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए उन्होंने ये एक छोटे कमरे जैसी दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने छोटा कमरे जैसी आकृति होने की वजह से इसका नाम उन्होंने साइटो रखा था। साइटो मतलब होता है, फिर यहीं से कोशिका शब्द आया। तो जो कोशिका शब्द है ये, इसका उपयोग पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि पहली बार कोशिका जो शब्द का उपयोग किया था वह रॉबर्ट हुक ने किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अब हम ये कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं हम, या रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अध्ययन किया, या हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, या तो जो कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। आज मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसको हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि कोशिका कहते किसको है। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। फिर हमने देखा कि कोशिका जो शब्द आया कहाँ से? सेल जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है। सेल जो आया ये साइटो से आया है। साइटो का मतलब होता है एक छोटे कमरे जैसे आकृति। तो यहाँ से ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ से कोशिका आया है। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। फिर उसके बाद इसको जीवित, ये जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखी थी ये कॉर्क की लकड़ी में एक निर्जीव कोशिका थी। फिर यहाँ से आगे हम धीरे धीरे इसकी, फिर हम कोशिका की संरचना को देखेंगे, कोशिका के अंदर जो अंग है उनको देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोम, बहुत सारे। फिर हम 8-10 क्लास में जाकर हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम पूरी कोशिका का अध्ययन करेंगे। 8 या 10 दिन तक कोशिका के बारे में आपको स्टडी कराएंगे, इसके बारे में समझाएंगे, और यहाँ के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, किस किस ने उनकी खोज की। तो हम 8 या 10 क्लास के अंदर कोशिका वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम कोशिका को अध्ययन करेंगे 8 या 10 क्लासों तक कोशिका का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे, आप कोशिका वाले चैप्टर पढ़ रहे हो और आपसे कोई पूछ ले कि आप किसका अध्ययन कर रहे हो या किसकी स्टडी कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं साइटोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूँ। साइटोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूँ। अब साइटोलॉजी का मतलब वो समझ जाएगा कि साइटोलॉजी मतलब ये सेल वाले चैप्टर को पढ़ रहा है। तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हम साइटोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से आगे जो रॉबर्ट हुक ने जो पहली बार कोशिका देखी हुई एक निर्जीव कोशिका थी, कॉर्क की लकड़ी के अंदर देखी गई थी। और रॉबर्ट हुक ने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था कोशिका को देखने के लिए। एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का पहली बार इन्होंने
उपयोग किया था। जो रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका देखी थी, ये कहाँ पर देखी थी? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, वहां पर ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने एक कौर की लकड़ी में ये देखी। इसके बाद ये जो घटना थी, ये पहली बार जो कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने, ये 1665 में देखी थी। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो साइंटिस्ट अपनी कोशिकाओं पर रिसर्च को जारी रखते हैं। फिर 1674 का टाइम आता है, 1674 का टाइम आता है। एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं, ये एक जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कई दो तीन या कई लेंसों को जोड़कर एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक एडवांस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करता है, एक एडवांस माइक्रोस्कोपी ये बनाते हैं। और वह जो सूक्ष्मदर्शी था वे बहुत छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखा देता था। जो उसकी मैग्निफिकेशन जो पावर थी वह बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं, एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं कई सारे लेंसों को जोड़कर। अब ये जब सूक्ष्मदर्शी बना लेते हैं उन्नत सूक्ष्मदर्शी, तो ये फिर कोई बताता है कि ये तालाब का पानी को एक कांच की स्लाइड पर तालाब के पानी की जो बूंदें होती हैं उनको कांच की स्लाइड पर रखते हैं और कांच की स्लाइड पर रखने के बाद उन कई सारी बूंदों में फिर वे वहां पर उस उन्नत सूक्ष्मदर्शी से उसके अंदर उन बूंदों के अंदर देखते हैं कि इनके अंदर क्या छिपा हुआ है। और कई सारी किताबों में ये बताया जाता है कि वो बारिश की बूंदें लेते हैं। जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ये बारिश की बूंदें लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं, तालाब की बूंदों को लेते हैं कांच की स्लाइड पर, कई सारी बूंदों को ले लेते हैं। अब ये इस पर अपनी इस उन्नत सूक्ष्मदर्शी से उन बूंदों को देखते हैं तो उन्हें एक एक बूंद के अंदर एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। धागे जैसी संरचना अगर हम यहाँ बनाए उनको, तो जैसे ये एक कांच की स्लाइड ली, इन्होंने कई सारी बूंदें यहाँ पर रख लेते हैं। जब ये इस बूंद को देखते हैं इसमें उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, इस बूंद के अंदर देखते हैं इसमें नहीं, लेकिन जो ये बूंदे इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, एक धागे जैसी संरचना उनको दिखाई देती है। अब ये जो धागे जैसी संरचना थी ये एक कोशिका थी जो इन्होंने धागे जैसी संरचना इस बूंद के अंदर देखी थी। ये एक कोशिका थी और ये मूवमेंट भी कर रही थी, मतलब ये इसके अंदर हलचल हो रही थी इस कोशिका के अंदर। इस प्रकार से जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक था उन्हें एक जीवित कोशिका उन्हें दिखाई देती है। इस तालाब के पानी के अंदर इनको एक जीवित कोशिका दिखाई देती है। अब जो ये जीवित कोशिका थी ये एक जीवाणुओं की कोशिका थी और उस जीवाणु का नाम था माइकोप्लाज्मा। उस जीवाणु का नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा। तो एक सबसे पहली बार जीवित कोशिका को जो देखा था वह एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था और जीवाणुओं के अंदर इसको देखा गया था। अब किस जीवाणु के अंदर इन्होंने देखा था? माइकोप्लाज्मा नाम का जो जीवाणु था उसके अंदर इन्होंने एक जीवित कोशिका को देखा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंटोनी वान की पहली बार एक जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी? तो पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी और ये 1674 में की थी। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो ये कोशिका देखी थी ये किसकी कोशिका थी? ऑप्शन ए आएगा ये जीवाणु की कोशिका थी, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी शैवाल। तो ये जो कोशिका देखी गई थी ये जीवाणु के अंदर देखी गई थी। कौन सा जीवाणु था? उस जीवाणु का नाम था माइकोप्लाज्मा जीवाणु था। अब ये हमें ये जो जानकारी मिलती है हम तक ये बात कैसे पहुंचे, क्योंकि जो ये खोज हुई थी ये हुई थी 1674 लेकिन हम आज का जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2024 चल रहा है। तो लगभग इस बात को कितने वर्ष हो गए हैं इस बात को लगभग इसको हो गए 200-300 साल के आसपास हो गए, 250 साल के आसपास इस टाइम का हो गया है। लेकिन हम तक ये बात कैसे पहुंची? तो जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ये एक किताब लिखते हैं अपनी, इस किताब का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर या हम कहें इसको प्रकृति का रहस्य। इस किताब के अंदर जो इन्होंने ये किताब लिखी थी इस किताब के अंदर इन्होंने ये सारी जानकारी दी है कि किस प्रकार से एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एक जीवित कोश का खोज माइकोप्लाज्मा जीवाणु के अंदर की थी। ये सारी डिटेल इन्होंने अपनी पुस्तक सीक्रेट ऑफ नेचर के अंदर इन्होंने दी है। इस प्रकार से हम तक ये बात
पहुंची है। तो इसके अब जो एंटन वान लीeuwenhoek था, इसके अलावा अपनी ये रिसर्च को कंटिन्यू जारी रखते हैं। इन्होंने एक जीवित कोश का खोज ली एक जीवाणु के अंदर, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, और इन्होंने और बहुत सारे सजीव लिए, बहुत सारे सजीवों पर रिसर्च करी, और उनके अंदर देखा कि और सजीव जो होते हैं वे किस किस से बने होते हैं, क्या वे कोशिकाओं से बने होते हैं, उनके अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं या मृत कोशिकाएं होती हैं। तो जब ये जो एंटन वान लीeuwenhoek थे, ये प्रोटोजोआ पर रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत सारे इन्होंने देखा कि जो जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं की खोज की इन्होंने, फिर इन्होंने प्रोटोजोआओं की कोशिका की खोज की थी, तथा इन्होंने हमारी शरीर के अंदर एक सजीव के अंदर, मनुष्य के अंदर इन्होंने जो हमारा रक्त वाली कोशिका आरबीसी, इसकी खोज की थी इन्होंने। तथा एंटन वान लीeuwenhoek ने शुक्राणु वाली जो कोशिकाएं होती हैं, स्पर्म वाली कोशिकाएं, इस स्पर्म वाली कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो इनको इनको भी आपको याद रखना है कि कई बार यहाँ इनको भी इन क्वेश्चन, ये जो है आरबीसी और शुक्राणु की कोशिकाओं की खोज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि आरबीसी कोशिका खोज किसने की थी, शुक्राणु कोशिका खोज की थी किसने की थी। ये इन कोशिकाओं की खोज भी एंटन वान लीeuwenhoek ने की थी। तो ये हमारे खोज से संबंधित हो गए कि पहली बार कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की, और इसके बाद फिर जीवित कोशिका खोज एंटन वान लीeuwenhoek ने की। तथा जो रॉबर्ट हुक की जो जानकारी मिलती है, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। तथा एंटन वान लीeuwenhoek की जो पुस्तक है उसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर, जिसको हिंदी में हम प्रकृति का रहस्य के नाम से जानते हैं। इसके अंदर इनकी जो खोज है उससे संबंधित जानकारी हमें मिलती है। हमने दो तीन क्वेश्चन नोट के रूप में लिखे हैं, और ये जो क्वेश्चन है, ये हम जिन क्वेश्चनों को हम नोट के रूप में लिखते हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको जो नोट लिखे जाते हैं इनको हाइलाइटर जो वाला जो पेन होता है उनसे इनको हाईलाइट करना है, और एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से 10-5 दिन पहले इनको रिवाइज करना है इन सारे नोट्स को। तो हमने पहला जो नोट है, पहली बार कोशिका शब्द का उपयोग किसने किया था, पहली बार जो कोशिका शब्द का उपयोग किया था, जो सेल वर्ड दिया था, वह रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। सेकंड जो क्वेश्चन है वह है कि जो हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बायोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूँ, इस प्रकार बायोलॉजी के अंदर हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसको हम कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब होता है छोटा कमरा या सेल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कोशिका का अध्ययन। तीसरा हमने पढ़ा कि जो फिर यहाँ से जो एंटन वान लीeuwenhoek था, इन्होंने माइकोप्लाज्मा के अंदर एक जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर जो माइकोप्लाज्मा है, ये इस प्रकृति पर जितने भी सजीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनके अंदर सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की मानी जाती है। इसलिए माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा सूक्ष्मजीव है माइकोप्लाज्मा। और सबसे छोटा सूक्ष्मजीव होने की वजह से, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से, जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है, इसको माइक्रोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को माइक्रोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन माइक्रो बायोलॉजी, इसका फुल फॉर्म माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी इसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी इनको कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की खोज की थी। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, माइकोप्लाज्मा, इसकी इन्होंने खोज की थी। माइक्रोप्लाज्मा का जो साइज होता है वह 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 0.05 माइक्रोमीटर के बीच में इसका साइज होता है। ये 3 क्वेश्चन है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया उनकी पुस्तक है। तथा एंटन वान लीeuwenhoek की जो पुस्तक है उसका नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर।
हमने कोशिकाओं की खोज करी है तथा एक और नोट है कि जो आधुनिक कोशिका विज्ञान मॉडर्न सेल बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता जॉर्ज पेलाडे को कहा जाता है। तो जो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तथा आगे हमने कोशिकाओं की खोज देख ली और कोशिका की डेफिनेशन तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और एंटनी वन ल्यूवेनॉक ने कब कब कोशिका की खोज की थी उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे जब चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि कोशिकाओं का आकार और आमाप देखते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल। जो कोशिकाएं होती हैं वे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, हाइड्रा और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। बहुत सारे वायरस हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे जिनको हम नैकाई से नहीं देख सकते। उन सभी सूक्ष्म जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका अंदर तथा मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर और पादपों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वे किस किस आकार के होते हैं। तो हम सभी कोशिकाओं को बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव, उन सभी को तो हम नहीं पढ़ सकते। सभी कोशिकाओं का आकार को तो हम नहीं काउंट कर सकते। तो हमने क्या है कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव कौन सा है, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की है, सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की है तथा सबसे लंबी कोशिका। तो इस इन जो क्वेश्चन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे एग्जाम और स्टेट एग्जामों के अंदर उनको हमने यहाँ पर नोट किया है। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी का कौन सी कोशिका कौन सी होती है? तो जो माइकोप्लाज्मा होता है जिसको पहली बार एंटनी वन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु है इसकी कोशिका जो होती है उसका साइज सबसे छोटा होता है। इसका जो साइज है वह 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज वेरी करता है। तथा इसके बाद जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अगर साइज में हम देखें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है। तथा फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पादप पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शतरमुर्ग के अंडे की होती है। अब जो शतरमुर्ग का अंडा होता है इसके अंडे की जो कोशिका है उसका साइज क्या होता है? इसकी अगर लंबाई की बात करें तो वह 170 mm के इसकी लंबाई होती है तथा 130 mm इसकी चौड़ाई होती है। जो शतरमुर्ग अंडे की जो कोशिका होती है इसकी लंबाई 170 mm और चौड़ाई इसकी 130 mm। जिस प्रकार से ये शतरमुर्ग अंडा हो जाते हैं, अगर इसकी लंबाई हो जाती है और ये इसकी चौड़ाई होती है तो इसकी लंबाई है 170 mm होती है तथा चौड़ाई 130 mm इसकी होती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर बदलें तो ये 17 सेंटीमीटर और इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये 13 सेंटीमीटर के तक हो जाती है। अगर हम इसको इंच में बताएं तो ये लगभग 6 इंच के आसपास होता है, 6 इंच के आसपास लगभग ये होता है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करी जाए तो ये लगभग 5.1 इंच के आसपास होता है। तथा इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका जो शतरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, अगर आपसे इसको सेंटीमीटर में पूछ ले, mm में पूछे या इसको इंच में पूछे तो ये इसका डेटा है। इसकी 170 mm, 130 mm, सेंटीमीटर में 17 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इंच में लगभग 6 इंच, लगभग 5.1 इंच इसका आकार होता है अंडा जो शतरमुर्ग अंडे की जो कोशिका होती है। तथा जो शतरमुर्ग अंडे का जो वजन होता है ये 1.4 kg से 1.5 kg तक इसका वजन होता है। और अगर इसको पाउंड में पूछे तो लगभग 5 पाउंड तक इसका वजन वेरी करता है। तो ये शतरमुर्ग अंडे की जो कोशिका का जो डाटा था कि इसका वजन भी पूछ लिया जाता है कि शतरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.4 kg, 1.4 किलो या 1.5 किलो, जिसको हम 1.5 किलो कहते हैं, मान लेते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वह है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका आकार में किसकी है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? बड़ी का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई में बड़ी किसकी है? जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शतरमुर्ग के अंडे की। इसका वजन हमने देखा, इसको कितनी बड़ी है, उसका लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये हमने नोट कर लिया है। जो नेक्स्ट है
अब यहाँ सबसे लंबी की पूछा जा रहा है कि उसकी सिर्फ लंबाई ज्यादा होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा लंबी कोशिका होते हैं वे होते हैं तंत्रिका वाली कोशिका। तंत्रिका वाली कोशिका जो कि हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है। ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जो तंत्रिका कोशिका होते हैं ये कुछ इस प्रकार की दिखने में कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो ये हमने कुछ एक ब्रांच, एक टहनी जैसी जो ब्रांच शाखाएं होती है, एक शाखा के रूप में ये हमें दिखाई देती है। तंत्रिका वाली जो कोशिका होती है ये इसके स्नैप्स हो जाते हैं। इस प्रकार की जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका जो साइज है वह लगभग 100 सेंटीमीटर, या इसको हम 1 मीटर भी कह सकते हैं, या तो हम कहें इसको 100 सेंटीमीटर, या इसको 1000 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। 1000 माइक्रोमीटर या 100 सेंटीमीटर, या इसको हम 1 मीटर कह सकते हैं। जो तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है ये लगभग 1 मीटर की होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है, और ये मस्तिष्क में हमारे में पाई जाती है तंत्रिका वाली कोशिका। इसके बाद पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तो होती है तंत्रिका कोशिका, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर के अंदर कौन सी है? अगर दुनिया में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, लेकिन मनुष्य के शरीर में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है वे शुक्राणु की होती है। शुक्राणु जो ये शुक्राणु वाली जो कोशिका होती है इसका आकार लगभग 4 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तथा फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है वह अंडाणु की होती है। अंडाणु की कोशिका जो शुक्राणु वाली कोशिका है इससे लगभग 25 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अंडाणु वाली जो कोशिका है ये शुक्राणु वाली कोशिका से लगभग 25 गुना ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि जो शुक्राणु वाली कोशिका 4 माइक्रोमीटर के आसपास इसका आकार होता है, लेकिन जो अंडाणु वाली कोशिका है इसका आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। इसलिए ये शुक्राणु वाली कोशिका से लगभग 25 गुना ज्यादा बड़ी होती है अंडाणु वाली कोशिका। उसके बाद सॉरी, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है शुक्राणु की, और सबसे छोटी कोशिका होती है अंडाणु की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो वायरस होता है, ये वायरस जो वायरस की जो कोशिका होती है इसका जो आकार वह 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। वायरस का जो आकार है वह 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी वाली कोशिकाएं होती है, हमारे रक्त में जो आरबीसी होती है उसकी जो कोशिका का आकार होता है वह 7 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी वाली कोशिका शुक्राणु की, और सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की अंडाणु की जो कोशिका होती है। जो शुक्राणु की कोशिका होती है ये लगभग 100 माइक्रोमीटर की होती है, और अंडाणु की कोशिका लगभग 4 माइक्रोमीटर। तो जो शुक्राणु वाली कोशिका है वह अंडाणु की कोशिका से 25 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार क्या होता है जो फीमेल होती है महिलाएं, उनके अंदर शुक्राणु वाली कोशिका नहीं पाई जाती है, उनके अंदर शुक्राणु वाली कोशिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह शुक्राणु की कोशिका होती है। जो शुक्राणु की कोशिका है इसका जो आकार होता है वह लगभग 4 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, वह माइकोप्लाज्मा की होती है, और इसका जो आकार है वह 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। इसका आकार लगभग 4 माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका हमने इसकी लंबाई चौड़ाई हमने लिखवा दी है, इसका वजन लिखवा दिया है। वही पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है, और जो अंडाणु की कोशिका है इसका आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर तक होता है।
यानी ये शुक्राणु की कोशिका से जो अंडाणु की कोशिका है ये लगभग 25 गुना ज्यादा बड़ी होती है। वहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह जो वायरस जो होता है, जी वायरस, इसका जो आकार होता है विषाणु का, इसका आकार लगभग 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन वायरस क्या है कि कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए अगर ये कोशिका वाला जीव होता वायरस, तो हम जो सबसे छोटी कोशिका मानकर चलते वे वायरस की मान के चलते। लेकिन वायरस कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका में वायरस नहीं आता है। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आरबीसी की कोशिका। हमारे शरीर में जो हमारे रक्त में जो आरबीसी वाली कोशिकाएं होती हैं, इनका जो साइज है वह लगभग 7 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो फीमेल होती है महिलाएं, उनमें शुक्राणु की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसलिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें शुक्राणु की कोशिकाएं तो होती नहीं है, तो महिलाओं के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसमें तो ऑप्शन में अगर हमें आरबीसी वाली कोशिका दे रखा तो हम आरबीसी वाली कोशिका पर टिक करके आएंगे, क्योंकि महिला के अंदर शुक्राणु की कोशिकाएं पाई नहीं जाती हैं, इसलिए एक फीमेल के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका हम मान के चलेंगे वह आरबीसी की कोशिका को माना जाता है, जिसका आकार 7 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। तो ये हमने कोशिकाओं का आकार पढ़ा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सब दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तथा इसके बाद पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और वायरस का साइज। इसके बाद आरबीसी कोशिका। ये क्वेश्चन हमसे एग्जामों में बार बार पूछे गए ये हम क्वेश्चन है। तथा एक नोट और है कि हमारे सबसे लंबा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है। जो सबसे लंबा एक कोशिकीय जीव है ये एसिटाबुलेरिया होता है, जो कि एक टाइप का शैवाल है। जो एसिटाबुलेरिया है ये एक शैवाल वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन कैटेगरी के अंदर आता है एसिटाबुलेरिया। ये सबसे लंबा एक कोशिकीय जीव है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा होता है, जो एक जीवाणु है जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक उसका आकार होता है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है। जो सबसे लंबा एक कोशिकीय जीव है ये एसिटाबुलेरिया होता है। इसका आकार लगभग 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक इसका आकार होता है। तथा ये हमने कोशिकाओं के आकार मतलब इसके साइज को देखा है। अब हम इसके आकार को देखते हैं कि हमारे जो शरीर है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी, हमारे शरीर में शुक्राणु कोशिकाएं, ये जो शुक्राणु की कोशिकाएं होगी, फीमेल के अंदर अंडाणु वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, चिकनी पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वसे कोशिकाएं पाई जाती है, तथा रक्त वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त वाली जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन कोशिकाओं के, हमारे बॉडी में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं के आकार को देखेंगे कि जो ये कोशिकाएं होती हैं हमारे, जैसे आंख के अंदर कौन वाली कोशिकाएं होती हैं, और जैसे कौन वाली कोशिकाएं हो गई, या हमारे शरीर में गोल आकृति की कोशिकाएं, एक क्यूब आकृति की कोशिकाएं हो गई, घनाभाकार आकृति की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। एक सांखित वाली कोशिकाएं, जो तंत्रिका वाली कोशिकाएं, वे सांखित वाली कोशिकाएं भी हमारे शरीर में पाई जाती है। इन सारी कोशिकाओं को हम जो कल वाली हमारी क्लास होगी उसके अंदर इन सारी कोशिकाएं, जितने भी आकार की जो कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तथा ये चिकनी पेशी कोशिका किस आकार की होती है, तंत्र कोशिका किस आकार की होती है, अंडन वाली, शुक्राणु वाली और वसे कोशिकाएं, रक्त वाली कोशिकाएं, इन सब के आकार को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू।